हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का विजन आईएएस की मंथली मैगजीन की करंट अफेयर सीरीज में स्वागत है। यहाँ पर हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को डिस्कस करते हैं और अभी हम सितंबर 2023 की मंथली मैगजीन को डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड करंट अफेयर। आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा इंडिया द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया किस प्रकार से ग्लोबल साउथ की वॉइस यानी कि आवाज़ बन रहा है। ग्लोबल साउथ क्या है, ग्लोबल साउथ में कौन कौन सी कंट्री आती है और ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक को हम डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है भारत द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। सबसे पहले समझते हैं ये टॉपिक आपका न्यूज़ में क्यों है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ के मुद्दों को आगे बढ़ाने और उनका समर्थन करने के लिए भी इस मंच का उपयोग किया। तो भारत ने न सिर्फ G20 की अध्यक्षता की बल्कि ग्लोबल साउथ के जो मुद्दे हैं उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत ने ग्लोबल साउथ की वॉइस यानी कि आवाज बनने का प्रयास किया और इसमें सफलता भी हासिल की। चलिए बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ अन्य संबंधित तथ्यों की। देखिए, भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ का पुरजोर समर्थन किया है। इसके लिए भारत ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ग्लोबल साउथ आखिर क्या है। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने एक लाइन है। ये लाइन पूरे वर्ल्ड को दो भागों में बांट देती है। एक भाग जो आप ऊपर देख रहे हैं ये आपका नॉर्थ का हिस्सा है और जो आप ये नीचे देख रहे हैं ये आपका साउथ का पार्ट है। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका ग्लोबल साउथ है और ग्लोबल साउथ में मोस्टली आपकी जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो विकासशील देश हैं, वो ग्लोबल साउथ में आपके आते हैं। तो भारत विकासशील देशों का नेतृत्व कर रहा है, विकासशील देशों की आवाज बनने का प्रयास कर रहा है। ग्लोबल साउथ से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो ये आपका नॉर्थ है। नॉर्थ में आपके ज़्यादातर जो डेवलप कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, वो आपके नॉर्थ में आते हैं और साउथ में आपके ये ग्लोबल साउथ में आपके विकासशील देश आते हैं। सिंपल सा आपको इस चीज़ को यहाँ पर याद रखना है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ का पुरजोर समर्थन किया है। तो अभी आपको समझ आ रहा होगा कि ग्लोबल साउथ का एरिया कौन सा है। तो ये आपका यहाँ पर ग्लोबल साउथ है। इसके लिए भारत ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं। सबसे पहला पॉइंट, भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलवाने में उसका समर्थन किया है। तो आप सभी को पता है कि G20 में भारत के प्रयास के कारण अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता प्राप्त हो चुकी है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा पॉइंट है आपके सामने, भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान हुई चर्चाओं और वार्ताओं में ग्लोबल साउथ के निम्नलिखित मुद्दों को शामिल किया गया है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि ग्लोबल साउथ के कौन कौन से मुद्दे हैं। तो ग्लोबल साउथ का सबसे पहला मुद्दा है बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार करना। दूसरा मुद्दा है संप्रभु ऋण के उच्च स्तर का सामना करने वाले देशों के लिए ऋण को पुनर्गठित करना। तीसरा मुद्दा है जलवायु वित्त के लिए संसाधनों को जुटाना। तो ये ग्लोबल साउथ के सामने कुछ मुद्दे हैं। भारत के अधीन G20 की अध्यक्षता में सम्मेलन की थीम थी। तो भारत ने इस वर्ष G20 की अध्यक्षता की है और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। इसे आप याद रखना। यह थीम विकासशील देशों के समावेशन का प्रतीक है। तो यह थीम जो है यह विकासशील देशों के समावेशन का प्रतीक है। चलिए अभी बात करते हैं कि ग्लोबल साउथ क्या है। देखिए, ग्लोबल साउथ शब्द सामान्यतः विकासशील, अल्प विकसित या अविकसित देशों को व्यक्त करता है। देखिए, तो आपने यहाँ पर देखा कि ग्लोबल साउथ क्या होता है। तो ग्लोबल साउथ शब्द सामान्यतः जो विकासशील देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, इन्हें व्यक्त करता है। ये देश मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित हैं। इनमें अधिकतर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में या ग्लोबल साउथ में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश इनमें शामिल हैं। इसी तरह संयुक्त राज्य
राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे आर्थिक रूप से विकसित देश ग्लोबल नॉर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने देखा कि पूरे वर्ल्ड को हमने दो पार्ट में बांटा, ये नॉर्थ था आपका और ये साउथ था। तो नॉर्थ में आपके कौन सी कंट्री आती हैं? जो डेवलप कंट्री हैं, लाइक संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसके अलावा ग्लोबल साउथ की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख ब्रेंट रिपोर्ट 1980 में किया गया था। इस रिपोर्ट में उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच उनकी प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति, सकल घरेलू उत्पाद तथा जीवन स्तर के आधार पर विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने समझा कि बेसिकली ग्लोबल साउथ क्या है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में कार्य करने के लिए भारत के पक्ष में कौन से कारक हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐतिहासिक और दार्शनिक संकल्प, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करता, वसुदेव कुटुंबकम का दर्शन आदि। देखिए, भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में कार्य कर रहा है। आप सभी को पता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भी भारत ने विकासशील देशों का नेतृत्व किया था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो वसुदेव कुटुंबकम का दर्शन है, ये भी भारत ने दिया है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक राजनीति में आर्थिक और भू राजनीतिक प्रभाव। इसके अलावा विकसित और विकासशील विश्व के देशों के बीच सेतु के रूप में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एक है। इसके अलावा जिम्मेदार सहभागी, भारत मानवीय संकट के समय में सबसे पहले राहत पहुंचाने वाले देशों में शामिल है। यह कई देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान भी करता है। इसीलिए भारत को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में देखा जा रहा है। चलिए अभी बात करते हैं ग्लोबल साउथ के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है वैश्विक मंचों पर कम प्रतिनिधित्व। उदाहरण के लिए ग्लोबल साउथ के देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से बाहर रखा गया है। यह उनके कम प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ को कम प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। दूसरी चुनौती है ग्लोबल नॉर्थ के भू राजनीतिक संघर्ष वैश्विक स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। साथ ही तेल की बढ़ती कीमतें, खाद्य पदार्थों के मूल्यों में अस्थिरता जैसी ग्लोबल साउथ की चिंताओं की अनदेखी की जाती है। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण खाद्य और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इससे ग्लोबल साउथ के देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ग्लोबल नॉर्थ के भू राजनीतिक संघर्ष वैश्विक स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मानदंड संबंधी मुद्दों पर ग्लोबल नॉर्थ का अलग दृष्टिकोण। उदाहरण के लिए लोकतंत्र, मानवाधिकार, जलवायु, गवर्नेंस के लिए एजेंडा आदि की व्याख्या को लेकर ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच आम सहमति का अभाव है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन सहित अधिकांश वैश्विक चुनौतियों का ग्लोबल साउथ पर विषमतापूर्वक प्रभाव पड़ता है। चलिए अभी बात करते हैं भारत ने स्वयं को ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में कैसे स्थापित किया है। भारत ने ऐसे कौन से कार्य किए हैं जो भारत को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कहा जा रहा है। तो आपको बता दें कि भारत ने ग्लोबल साउथ को प्रभावित करने वाली वैश्विक संकट की स्थितियों से निपटने के लिए बहुदिशात्मक कूटनीतिक सहभागिताएं की हैं। साथ ही आर्थिक एवं तकनीकी समृद्धि के पथ पर बढ़कर वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत साख भी बनाई है। उदाहरण के लिए भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 100 से अधिक देशों को दवाएं और टीके उपलब्ध कराए थे। नेक्स्ट है भारत वैश्विक स्तर पर जलवायु गवर्नेंस के लोकतंत्रीकरण की दिशा में अपना सहयोग दे रहा है। उदाहरण के लिए वार्ताओं में साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व का समर्थन करना, इसके अलावा विकसित देशों पर जलवायु वित्त के लिए दबाव बनाना आदि। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जिससे आप कह सकते हैं कि भारत ने स्वयं को ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में इस प्रकार से स्थापित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने भारत बहुपक्षीय संस्थानों को अधिक समावेशी बनाने के लिए उनमें सुधार का पुरजोर समर्थन कर रहा है।
उदाहरण के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के विस्तार की मांग भारत लगातार करता आया है। यह लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे मानदंड संबंधी मुद्दों पर वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके अलावा यह मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा जैसे अनेक क्षेत्रों में ग्लोबल साउथ की क्षमता निर्माण के लिए भी कार्य कर रहा है। उदाहरण के लिए हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्लोबल साउथ में भागीदार देशों के साथ भारत के विकास से संबंधित अनुभवों, सर्वोत्तम पद्धतियों और विशेषज्ञता को साझा किया जाएगा। यह सहयोगात्मक संवाद के लिए एक मंच प्रदान करता है। उदाहरण के लिए जनवरी 2023 में भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। यह सम्मेलन वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि भारत ने किस प्रकार से स्वयं को ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया है। इसी के साथ आपको बता दें, भारत ग्लोबल साउथ के लिए भारत द्वारा शुरू की गई कुछ पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहली पहल है आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स और अन्य प्राचीन खाद्यान्न अनुसंधान पहल महर्षि। इसके माध्यम से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाना है। तो ये भारत की एक पहल है। दूसरी पहल है ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसे विकास हेतु समाधान खोजने व शोध करने के लिए स्थापित किया जाएगा। तीसरा है ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहल। इसके तहत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारतीय विशेषज्ञता को साझा किया जाएगा। चौथा पॉइंट है ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम। इसका काम ग्लोबल साउथ की कूटनीतिक या राजनयिक बातों में समन्वय स्थापित करना है। नेक्स्ट है ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट। इसके अंतर्गत भारत में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए विकासशील देशों के छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट है G20 उपग्रह मिशन। इसके तहत जलवायु और मौसम संबंधी महत्वपूर्ण डेटा को साझा करने हेतु पर्यावरण एवं जलवायु का पर्यवेक्षण किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा ग्लोबल साउथ के लिए भारत के द्वारा शुरू की गई कुछ पहलों को। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी समझते हैं ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने में भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है राष्ट्रीय हितों के साथ संतुलन स्थापित करना। एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करते समय रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हाल ही में भारत ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। इस कदम की कई देशों ने आलोचना की है। इसका कारण यह है कि कई देशों में इसकी वजह से खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। भारत के पास ग्लोबल साउथ के देशों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए सीमित मात्रा में ही संसाधन उपलब्ध है। ये दूसरा पॉइंट है आपके सामने। भारत के समक्ष और कौन सी चुनौती है? तो भारत के समक्ष ये भी एक चुनौती है कि भारत के पास ग्लोबल साउथ के देशों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए सीमित मात्रा में ही संसाधन उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत को विशेष रूप से विकास वित्त, अवसंरचना और व्यापार संबंधी विकास योजनाओं में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। इसके अलावा उसके द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप का भी सामना करना पड़ रहा है। चीन आर्थिक सहायता और ऋण कूटनीति के माध्यम से अपने भू राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। आपको पता है कि चीन किस प्रकार से छोटे छोटे देशों को ऋण देकर उन्हें ऋण जाल में फंसा लेता है। चलिए बात करते हैं अभी आगे की राह क्या हो सकती है। देखिए, सबसे पहले आगे की राह में सबसे पहला पॉइंट है बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ की चिंताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और उन पर विचार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत बहुपक्षीय मंचों के लिए निर्मित अपने 5 स्तंभों वाले दृष्टिकोण का उपयोग करके समावेशी संवाद स्थापित कर सकता है और ये स्तंभ हैं सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। ये 5 स्तंभ है, इन्हें आपको याद कर लेना है। दूसरा, कनेक्टिविटी संबंधी अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में निवेश करके व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और संसाधनों पर ग्लोबल साउथ के देशों में सहक्रियाएं विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा ग्लोबल साउथ के देशों में वित्तीय रूप से आत्मनिर्भरता बढ़ाने और पूंजी तक उनकी पहुंच में सुधार करने के लिए वैश्विक व्यापार एवं वित्त संस्थानों में सुधार करने की भी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए WTO में सुधार से ग्लोबल साउथ के देशों को वैश्विक व्यापार में न्याय संगत, समान और नियम आधारित पहुंच प्राप्त होगी।
चलिए देखते हैं भारत का क्या प्रस्ताव है इस संबंध में। विश्व व्यवस्था को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए भारत ने 4R का मतलब है रिस्पॉन्स, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट और रिफॉर्म के वैश्विक एजेंडे का आह्वान किया है। इसका अर्थ है ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं की ओर ध्यान देना, यह स्वीकार करना कि साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व का सिद्धांत सभी वैश्विक चुनौतियों पर लागू होता है, सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना तथा मतभेदों एवं विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना, संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए उनमें सुधार करना आवश्यक है। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए ग्रुप 77। तो यहाँ पर आपको ग्रुप 77 के बारे में जान लेना है, ये क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या है और सदस्य कौन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप 77 की उत्पत्ति कब हुई। इसकी स्थापना 1964 में 77 विकासशील देशों ने मिलकर की थी। तो इसमें भी आपके विकासशील देश हैं। उद्देश्य क्या था इसका? यह ग्लोबल साउथ के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाता है। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र और उसकी संस्थाओं के समक्ष अपनी संयुक्त आवाज रखने का एक माध्यम भी प्रदान करता है। बात करें सदस्यों की, देखिए यह विकास के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग को भी बढ़ावा देता है। ये टर्मिनोलॉजी है, दक्षिण दक्षिण सहयोग, साउथ साउथ कॉपरेशन, इसे आप याद रख सकते हैं। सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में इस समूह के 134 सदस्य हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, यह संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। देखिए भारत ने क्यूबा में G77 प्लस चाइना शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल साउथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। 77 विकासशील देशों के समूह को G77 प्लस चाइना भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि चीन इस समूह के साथ मिलकर तो कार्य करता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर स्वयं को इस समूह का पूर्ण सदस्य नहीं मानता है। तो ये था आपका ग्रुप 77, इसके बारे में भी आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया इंडिया द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो काफ़ी बार आपने न्यूज़ में सुना होगा, तो इसे आज हमने डिटेल में डिस्कस किया है। ये टॉपिक आपके मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इन पॉइंट्स के अपने नोट्स बना लेने हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।